नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें, हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं जो कि सबसे अधिक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये नहीं कि आपके पास समय बहुत कम है और आपको बस व्यर्थ में उलझाए रहें, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हमारा। तो बस क्वेश्चन को एक बार पूरा देखिएगा और आप पाएंगे कि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, यहाँ से ये 4 क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, समझिए 4 क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में क्या है, समाहित है। आप देखेंगे कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, द्वितीय कहाँ पे हुई थी, तृतीय कहाँ पे हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में समाहित कर दिया है। तो देखिएगा पूछा क्या जा रहा है आपसे, सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखेंगे, पहला है वैशाली, दूसरा है राजगिरी, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। तो देखिएगा जो राजगिरी है दोस्तों, वो क्या है, आपका पहला है। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, राजगिरी में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। बस ये उठा कर के आपको रख देना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। पहली कहाँ पे है, डू में है, सबसे पहले 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, घबराना नहीं है आपको। उसके बाद से देखिएगा 1 आएगा, 2 के बाद से 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उसके बाद से तृतीय होगा यानी 4, उसके बाद 4 यहाँ पे है, बाकी इस 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कश्मीर का कुंडलवन में। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बस 30 सेकंड लेंगे आपका, थोड़ा सा यहाँ से और भी जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी क्लियर कर देंगे हम लोग। पहली बौद्ध संगीति दोस्तों हुई थी, शासक के विषय में पूछा जाता है तो याद रखिएगा अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कालाशोक के समय में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था, तो अशोक के समय में हुआ था, मौर्य शासक है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन दोस्तों कनिष्क जो कुषाण शासक है इसके समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। अब आपका स्थान हो गया, यानी प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, ये तो स्थान हुआ। ये क्या हो गए आपके, माफ करिएगा, ये हो गए आपके शासक, ये क्या हो गए आपके शासक। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे, इसके क्या है, इन बौद्ध संगीतियों के अध्यक्ष कौन कौन थे। तो देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति के आयोजन अध्यक्ष दोस्तों हो जाएंगे आपका, इसके सामने ऐसे लिख दे रहे हैं। तो पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपका महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामिन, याद रखिएगा सर्वकामिन, ये भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा पाटलिपुत्र यानी तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो मोगलीपुत्तिस्त। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का जब आयोजन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए कितने क्वेश्चन बनकर निकल कर आ रहे हैं। कभी कभी आपसे स्थान, कभी कभी शासक का नाम, कभी कभी अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। ऑप्शन ए देखिएगा भूमि को, बी है गाय को, सी है स्त्रियों को और डी है जल को। कितना लोग क्या लगा कराएंगे, स्त्रियों को, लेकिन नहीं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी गाय को क्या समझा जाता था, सबसे मूल्यवान वस्तु समझा जाता था, मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। जिसके पास जितना ही गाय होती थी वो उतना ही क्या होता था, अधिक धनवान होता था। और गाय क्या थी, वस्तु विनिमय माध्यम की प्रणाली थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हम लोग क्या लिखते हैं, ये आपका हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं।
हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ से, दाईं से बाईं ओर, यानी इधर से कौन सी लिपि लिखी जाती थी, यानी राइट टू लेफ्ट कौन सी लिपि लिखी जाती थी। ऑप्शन ए देखिएगा ब्राह्मी, बी है नंद नागरी, सी है शारदा और डी है खरोष्टी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जो खरोष्टी लिपि थी प्राचीन काल में वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए देखिएगा फाहियान, बी है ह्वेनसांग, सी है इत्सिंग और डी है तारानाथ। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षवर्धन के काल में कैसे पकड़ना है, ह से हर्षवर्धन और ह से ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। कौन था, एक चीनी यात्री था, एक चीनी यात्री था, और इसने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है दोस्तों सी यू की इसके पुस्तक का नाम है, और यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा विदेशी यात्री है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था, यह अध्ययन किया था। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उसमें उस विद्यालय के आचार्य कौन थे, दोस्तों याद रखिएगा शीलभद्र थे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बात यानी किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ऑप्शन ए देखिएगा अलीपुर षड्यंत्र केस में, बी है लाहौर षड्यंत्र केस में, सी है काकोरी षड्यंत्र केस में और डी है कानपुर षड्यंत्र केस में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। याद रखना है, बस आपको क्या करना है, सुनना है। सुने रहेंगे, क्वेश्चन आएगा अगर आपके एग्जाम में तो आसानी से सही कर लेंगे। जब सुने ही नहीं रहेंगे तो फिर आप मुश्किल है, नहीं सही कर पाएंगे। तो बस सुने रहेंगे तो कुछ तो जरूर बात याद रहेगी। जैसे कि हमने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, 50 आपको याद होगा, नहीं 50 तो 30-40 तो जरूर याद होगा। अगर वहाँ से क्वेश्चन आ गया तो समझिए कि 2-4 क्वेश्चन जरूर आप सही कर देंगे। देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए देखिएगा दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, बी है दीवान मुस्तखराज बलबन, सी है दीवान कोही अलाउद्दीन खिलजी और डी है दीवान अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक। यह क्वेश्चन है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से क्वेश्चन लिया गया है। कहाँ से, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से क्वेश्चन लिया गया है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो देखिएगा दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा क्या हुआ था, स्थापित करवाया गया था। दीवान बंदगान विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित करवाया गया था, यही सही है। बाकी जितने ऑप्शन देख रहे हैं दीवान मुस्तखराज बलबन के द्वारा गलत है, दीवान कोई अलाउद्दीन खिलजी ये भी गलत है, दीवान अर्ज मोहम्मद बिन तुगलक ये भी गलत है। लेकिन सही क्या है, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। और अब जानिएगा दीवान बंदगान होता क्या था। दीवान बंदगान होता क्या था, तो ये क्या था दोस्तों, दास विभाग था, दास विभाग था। अब देखिएगा दीवान मुस्तखराज, दीवान मुस्तखराज क्या था दोस्तों, राजस्व विभाग था। ये क्या था, राजस्व विभाग था। और किसके द्वारा स्थापित करवाया गया था, तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित करवाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा दीवान कोही, यह क्या था, एक कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है आपका दीवान अर्ज, यह क्या होता था, एक सैन्य विभाग था, एक सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो बलबन के द्वारा। बाकी दीवान बंदगान सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा किताबुल हिंद इब्न बतूता, बी है तारीख दिल्ली, सी है रहला और डी है तबकात नासरी। तो इसको मैच करना है हम लोगों को। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको फ्रेश PDF चाहिए 100 क्वेश्चन का तो बस इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 95 40 58 85 87 इस पे आपको व्हाट्सअप करना है। हम आपको PDF एकदम 100 क्वेश्चन का फ्रेश PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे।
जैसे जैसे और आपको क्वेश्चन कराएंगे पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस का, इकोनॉमी का, करंट का, तो पूरा पीडीएफ आपको इसी नंबर पे यानी इसी पे व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको पूरा पीडीएफ इसी पर दे देंगे। देखिएगा मैच करना है। किताबुल हिंद, किताबुल हिंद दोस्तों किसकी रचना है? तो अलबरूनी की रचना है। ए में देखिएगा कहीं 3, ए में सिर्फ 3 यही है, बाकी कहीं नहीं 3 है। इसके आधार पर राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, लेकिन नहीं, पूरा हम लोग मैच करेंगे। तारीख़ दिल्ली, तारीख़ दिल्ली दोस्तों किसकी है? खुसरो की है। बी में देखिएगा 4 सिर्फ यहाँ पे है। रहला, रहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की, इब्न बतूता की। तो सी में देखिएगा 1, सी में 1 यहाँ पे है। तो आपका तबकात नासरी यानी देखिएगा डी में दू यानी मिनहाज उस सिराज की रचना है। हो गया क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सिंधु स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी नदी है? ऑप्शन ए देखिएगा चिनाब, माफ करिएगा सिंधु, 2 है चिनाब, 3 है झेलम और 4 है गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 1, 2 और 3 यानी सिंधु, चिनाब और झेलम नदी पर क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी, लेकिन गंगा नदी पर नहीं बसी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, 4 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पूछा क्या जा रहा है आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए देखिएगा हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है लोथल और डी है ये सभी यानी ये तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी लोथल क्या है? बस भारत में है। और लोथल है कहाँ पे? तो गुजरात में है, गुजरात में है। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है वर्तमान में? पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे कि हड़प्पा का खोज किसने करवाया था, मोहनजोदड़ो का खोज किसने करवाया था। लेकिन यहीं पे आपको बता देते हैं, देखिएगा हड़प्पा के खोज 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करवाया था? 1922 में, 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा उसका उत्खनन करवाया गया था। ये दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में है वर्तमान में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः ऑप्शन ए देखिएगा शहरी थी, बी है कृषि प्रधान थी, सी है आदिम थी और डी है धार्मिक थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी? एक शहरी सभ्यता थी, याद रखिएगा, न कि ग्रामीण सभ्यता। नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं या जैन धर्म के शिक्षाएं अगर आप पढ़ेंगे, जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा। देखिएगा सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, बी है सम्यक श्रद्धा, बल और अहिंसा, सी है सम्यक श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और यहाँ पे कुछ और होगा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण या चरित्र। देखिएगा जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और तीसरा क्या है? सम्यक आचरण। आचरण नहीं मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? चरित्र मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस कुल से थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा ऑप्शन ए है ज्ञात्री कुल के, बी है मल्ल कुल के, सी है लिच्छवी कुल के और डी है शाक्य कुल के। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो किस कुल के थे? तो ज्ञात्री कुल के थे। सबसे पहले देखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं? कौन? महावीर स्वामी। कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी जी हैं। और इनके पिता कौन थे? इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ है। किस कुल के थे? तो ज्ञात्री कुल के थे। माता कौन है? तो माता जी दोस्तों इनका नाम है त्रिशला है। ठीक है, ये क्या है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और जैन धर्म के क्या हैं? 24वें तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर भी हैं। इनका प्रतीक क्या है दोस्तों? इनका प्रतीक क्या है? तो इनका प्रतीक दोस्तों है शेर या सिंह।
क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, सिकंदर सानी की उपाधि निम्न में से किस सुल्तान की थी? ऑप्शन ए देखिएगा इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी? सिकंदर सानी थी। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निम्न में से किस सुल्तान ने बनवाई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है गियासुद्दीन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में, कहाँ पे? अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यानी यह 2.5 दिन में ही बन करके तैयार हो गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद रख दिया गया। ठीक है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या हुआ था? दिल्ली के मेहरौली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था, जिसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शेर शाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? शेर शाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा रोहतासगढ़ में, बी है सासाराम में, सी है पाटलिपुत्र में और डी है आगरा में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शेर शाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? बिहार के सासाराम में। बिहार के सासाराम में बनवाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह शेर शाह का क्या है? मकबरा है। चारों तरफ से एक तालाब के बीच में है। चारों तरफ से क्या है? पानी से घिरा हुआ है। बस देखिएगा एक तरफ से यहाँ से इसके मकबरा के अंदर प्रवेश करने का रास्ता है, बाकी सभी तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इसका मकबरा है शेर शाह का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के रूप में नहीं जाना जाता है? किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है एमजी रनाडे और डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक क्या है? गरम दल के नेता हैं, गरम दलीय नेता हैं। और गरम दलीय नेता में किसको किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, लाल, बाल और पाल, यह 3 नेता हैं। इन लोगों को क्या कहा जाता है? गरम दल के नेता हैं लोग। लाल से हो जाएगा आपका दोस्तों लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल से हो जाएगा आपका दोस्तों बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। और पाल से हो जाएगा लाल, माफ करिएगा, आई एम वेरी सॉरी, बाल से हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और पाल से हो जाएगा आपका बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। क्लियर? बाकी देखेंगे दादा भाई नौरोजी हैं, एमजी रनाडे हैं, पूरा नाम हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। ये लोग क्या हैं? गरम दल के नेता हैं, माफ करेगा नरम दल के नेता हैं, बाकी गरम दल यहाँ पे है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको एकदम समझ में आ रहे होंगे, बहुत आसानी से, बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, पूरा आराम से सुनिएगा, सब क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बंगाल विभाजन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड इरविन, सी है लॉर्ड मिंटो और डी है लॉर्ड वेवेल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल का विभाजन दोस्तों 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था, याद रखिएगा ये भी डेट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? महात्मा गांधी से थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा कराएंगे आपको, क्योंकि महात्मा गांधी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। अभी यूपी पीईटी के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता कि महात्मा गांधी ने लंगोटी कब पहनना शुरू किया था, तो कब पूछ लेगा दक्षिण अफ्रीका से कब भारत आए थे, कोई नहीं जानता है। देखिएगा वर्ष 1915 में, बी है वर्ष 1916 में, वर्ष 1917 में और डी है वर्ष 1918 में।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वर्ष 1915 में आए थे। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखेंगे निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा महात्मा गांधी को, बी है बाल गंगाधर तिलक को, सी है दादा भाई नौरोजी को और डी है मदन मोहन मालवीय को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या महान वृद्ध नेता कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें, तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कौन भारतीय क्रांति का माँ कहलाती हैं? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? ऑप्शन ए देखिएगा एनी बेसेंट, बी है सरोजिनी नायडू, सी है रामाबाई और डी है भीखाजी रुस्तम कामा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का माँ कहा जाता है। ये काफ़ी मदद करती थी अंग्रेजों को मरवाने में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। गदर पार्टी का नेता कौन था? बस एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो गया, 2 नंबर गया आपका। देखेंगे भगत सिंह, बी है लाला हरदयाल, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है बी.डी. सावरकर। पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला हरदयाल। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 बाबू भैया क्या कह रहा है? गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? ऑप्शन ए देखिएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी है वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, डी है खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार में। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी कहाँ गए थे? बिहार गए थे। वहीं पे महात्मा नाम इनका जोड़ा गया था। सबसे पहले महात्मा कौन कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर? आगे बढ़िएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान क्या थे? ऑप्शन ए देखिएगा 8 मराठा वीर, बी है 8 प्रशासनिक अध्यक्ष, सी है 8 सेनापति और डी है 8 प्रसिद्ध विद्वान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का, माफ करिए, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 प्रशासनिक क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे, जो कि शिवाजी के प्रशासन में क्या करते थे? सहायता करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा तुकाराम, बी है एकनाथ, सी है समर्थ गुरु रामदास और डी है दादाजी कोंडदेव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी समर्थ गुरु रामदास कौन थे? शिवाजी के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये सब फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, राजा राम मोहन राय किसके लेखक थे? ऑप्शन ए देखिएगा अखबारुल अखयार, बी ए फुतहात, माफ करिएगा तूफात उल मुआहिदीनी, सी ए दाविस्तान मजाहिब और डी है मजमूल बहरेन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी तूफात मुआहिदीनी की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजा राम राय से पूछा जाता है, आगे भी चर्चा करेंगे। 2-4 क्वेश्चन और लिए हम राजा राम मोहन राय से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है आपका,
वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, नोट लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस ने, बी है दादा दयानंद सरस्वती ने, सी है विवेकानंद ने और डी है राजा राम मोहन राय ने। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, वेदों की ओर वापस चलो। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर वापस चलो। और यही दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में क्या हुआ था, आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की क्या किए थे, स्थापना किए थे। क्लियर, आगे बढ़ें, डन। आइएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। ऑप्शन ए देखिएगा, बलबन ने, 2 है बहलोल लोदी ने, 3 है सिकंदर लोदी ने और 4 है फिरोज तुगलक ने। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी सिकंदर लोदी के द्वारा क्या हुआ था, आगरा शहर की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। ये देखिएगा आप आगरा के ताजमहल देख सकते हैं, ये दोनों आगरा का ताजमहल है, ये सिर्फ ताजमहल का नीचे वाला फोटो लिया गया है, यहाँ पे शहर का भी थोड़ा सा फोटो आया है। लेकिन ताजमहल का निर्माण सिकंदर लोदी नहीं करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, तो याद रखना है आपको। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जला करके क्या कर दिया था, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था, यानी उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। ऑप्शन ए देखिएगा, यानी 1 है महमूद गजनवी ने, 2 है मोहम्मद गोरी ने, 3 है कुतुबुद्दीन ऐबक ने और 4 है बख्तियार खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, यानी बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके नष्ट कर दिया था। कब, तो 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन 1 है आपका देवराय प्रथम, 2 है हरिहर ने, 3 है कृष्णदेवराय ने और 4 है हरिहर और बुक्का ने। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी हरिहर और बुक्का क्या थे, 2 भाई थे। हरिहर और बुक्का क्या थे, 2 भाई थे। और इन्हीं हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना किया गया था। और इनके वंश का नाम क्या था, इनके वंश का नाम दोस्तों संगम था। इनके वंश का क्या नाम था, संगम था। ये अपने पिता संगम के नाम पे अपने वंश का नाम संगम रखे थे। क्लियर। तो अगला देखिएगा हमारे बाबू भैया लोग क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। घबराइएगा नहीं, एकदम मज़े से करेंगे हम लोग, बिल्कुल 100 क्वेश्चन आपको याद कराएंगे। इसके बाद से हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन का रहेगा भारतीय राज्य व्यवस्था, उसको भी देखना मत भूलिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को दबा के एकदम धड़ाधड़ शेयर करते रहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली थी। 1 है ऑप्शन, ये देखिएगा अलग अलग बुक से क्वेश्चन लिया गया है, एक ही बुक से नहीं समेट दिए हैं, अलग अलग बुक से अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसको लिए हैं। तो कहीं कहीं चिरकुटवा सब बना देते हैं ABCD, कहीं कहीं 1 2, कहीं कहीं कुछ भी बना देते हैं ऑप्शन। तो कोई नहीं, हम लोग को घबराना उससे नहीं है, हम लोग को अपने आंसर से मतलब है। देखिएगा वर्ष 1940 में, दूसरा है वर्ष 1943 में, तीसरा है 1945 में और चौथा है 1946 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या 2। 1943 में क्या किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल लिए थे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन देखिएगा किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 है समुद्रगुप्त, 2 है सिकंदर, 3 है अशोक और 4 है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजयों को देखते हुए, समुद्रगुप्त को विजयों को देखते हुए भारत का नेपोलियन का संज्ञा दिया था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। पूछा जा रहा है उसके अध्यक्षता किसने की थी या उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन 1 देखिएगा अब्दुल कलाम आज़ाद,
टू है राजेंद्र प्रसाद, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की गई थी और यहीं पे क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए हम, पूर्ण स्वराज। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में से, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, दरबार के नवरत्नों का संबंध किसने था। दरबार का नवरत्नों का संबंध किससे था। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है समुद्रगुप्त, सी है हर्षवर्धन और डी है धर्मपाल। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में क्या रहते थे, नवरत्न रहते थे, जिसमें से कालिदास क्या थे, महत्वपूर्ण थे। इसमें से कौन थे, कालिदास भी रहते थे किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है कौन, तो क्या है, एक गुप्त शासक है, गुप्त शासक है। इनकी रचना है दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम इत्यादि। अगला देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, छोटे छोटे एकदम वनडे से लेकर के पीसीएस तक के क्वेश्चन हम लिए हैं कि क्वेश्चन आए तो बस गलती ना हो। देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 34 नंबर का क्वेश्चन है। देखिएगा, एक साइड दिया है युद्ध आक्रमण और दूसरे साइड दिया है वर्ष। देखिएगा, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण, तैमूर ने आक्रमण कब किया था, तो 1398 में तैमूर ने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 में हुआ था, बाबर के द्वारा लड़ा गया था। बस खटाक से नमाज कर दीजिए और राइट आंसर लाइए, 2 क्वेश्चन का बेनिफिट उठाइए आप। देखिएगा, ए में देखिएगा, ए में हो जाएगा आपका 2, ए में 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है। बी में देखिएगा तैमूर का आक्रमण 1, बी में सिर्फ 1 यहाँ पे है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर भी देखिएगा, सी में हो जाएगा 4 और डी में हो जाएगा 3। हो गया क्लियर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। पूछा क्या जा रहा है, प्राचीन भारत पर जब खटाखट आक्रमण किए थे विदेशी, तो सबसे पहले कौन किए, उसके बाद से कौन किए, उसके बाद से कौन किए। पहला है यूनानी शक कुषाण, दूसरा है यूनानी कुषाण शक, तीसरा है शक यूनानी कुषाण और चौथा है शक कुषाण यूनानी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले कौन आक्रमण किया, यूनानी किए थे, उसके बाद शक किए थे, उसके बाद से कुषाण किए थे। सॉरी ये क्या हो गया, घबराइएगा मत, आ गया, माफ़ करिएगा, पता नहीं क्या दब गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, 35 हो गया, हाँ 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए देखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, बी है लाला लाजपत राय, सी है सरोजिनी नायडू और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कब, तो 1905 में। कभी कभी डेट भी आपसे पूछता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। ऑप्शन ए देखिएगा सरोजिनी नायडू, बी है सरदार पटेल, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। यानी आप क्या हैं, देश के, पूरे देश का क्या हैं आप, पिता हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन घबराइएगा नहीं, आराम से करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 से आपका, सरोजिनी नायडू के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। जहाँ पे आपका सत्य सत्य है वहाँ पे एक बार गोला करना है, पता चले नहीं आप लगाकर हाँ वाला आ जाए तो गड़बड़ा जाएगा, 2 नंबर चला जाएगा, पता चलेगा कि बस सब गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा, पहला वह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, दूसरा है वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी,
तीसरा है वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री भी थी। और चौथा है उसने, माफ़ करिएगा, उन्होंने स्वतंत्रता का इतिहास नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 2, यानी वह स्वतंत्र भारत की क्या थी, पहली महिला राज्यपाल थी। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यह क्वेश्चन लाइन आपसे, और यही इसका राइट आंसर है। देखिएगा वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, बिल्कुल नहीं। इससे पहले 1917 में क्या हुआ था, 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, इसलिए पहली नहीं हो जाएंगी, ये हो जाएंगी दूसरी। और इन्होंने कब किया था, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, सरोजिनी नायडू जी की थी। बाकी ये 2 ऑप्शन देख रहे हैं, ये दोनों क्या हैं, गलत है। क्लियर हो गए होंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप धड़ाधड़ कमेंट करिए कि हमारा भी एकदम दिल खुश हो जाए, आपके लिए कुछ और बेहतर करें हम आपके लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 1930 के शारदा अधिनियम का उद्देश्य क्रमशः किस आयु से कम के लड़के तथा लड़कियों के विवाह के संपन्न होने को निरुत्साहित करना था। देखिए धड़ाधड़ पूछ रहा है, ये ससुरा नहीं पूछ रहा है कि 1930 में जब शारदा अधिवेशन लाया गया, चाहे उस समय लड़के का और लड़कियों का आयु, विवाह की आयु निर्धारित कितना की गई थी, निरूपित किया, निरुत्साहित किया, क्या मतलब है, नहीं, यही आपको घुमा रहा है। तो 3 सेकंड इसी में अझुराएंगे, 1 मिनट अझुरा देंगे, समझिए कि ये क्वेश्चन करने का आपका समझ चला जाएगा। यह है एग्जामिनर का माइंड। देखिएगा 21 वर्ष तथा 18 वर्ष, बी है 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, सी है 18 वर्ष 14 वर्ष, और डी है 16 वर्ष 14 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लड़कों की आयु, शारदा अधिनियम 1930 के तहत लड़कों की आयु कितना निर्धारित की गई थी, लड़कों और लड़की के लिए, लड़कों के लिए 18 और लड़की के लिए क्या 14। अगर आपको नहीं याद हो रहा तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, माफ़ करिएगा, समानता का जो अधिकार होता है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। लड़की का उम्र 14 और लड़के का उम्र 18। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, हमारी इसमें कोई दोष नहीं है, हम आपको बता दिए हैं बस। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था। ऑप्शन ए देखिएगा पीसी राय ने, बी है जेसी बोस ने, सी है सीवी रमन ने, और डी है महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, डू और डाई, करो चाहे मरो। कब कहा था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिएगा लाला लाजपत राय, बी है महात्मा गांधी, सी है राजा राम मोहन राय, और डी है भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का पिता, ये क्या है, आधुनिक भारत का जनक पूछा है, यहीं पे लिख लीजिए, आधुनिक भारत का पिता भी किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। इन्हीं के प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से क्या हुआ था, राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1929 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। थोड़ा सा डेट कंफ्यूज हो रहे हैं, 1829 होगा या 1929 होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको मत लिखिए, जैसे आगे याद आएगा तो बता देंगे आपको। शायद 1829 होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए देखिएगा स्वामी विवेकानंद ने, बी है केशव चंद्र सेन ने, सी है राजा राम मोहन राय ने, और डी है रामकृष्ण परमहंस ने। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कब, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। और रामकृष्ण परमहंस कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे। और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में, यानी ऊपर क्या होगा, 1829 ही होना चाहिए। तो 1828 में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये भी याद रखिएगा, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या था, क्वेश्चन था आपका।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? किस शहर से किया था? ऑप्शन ए है लखनऊ से, बी है कानपुर से, सी है बनारस से और डी है इलाहाबाद से। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बेगम हजरत महल ने 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय नेतृत्व कहाँ का कर रही थी? तो लखनऊ का कर रही थी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। थोड़ा सा हम लोग जल्दी करेंगे, थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो रहा है, काफ़ी बोलना पड़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए सब कुछ समर्पित है, कुर्बान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? ऑप्शन ए है कलकत्ता में, बी है बम्बई में, सी है अहमदाबाद में और डी है इलाहाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में हुआ था। इतना याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? वहाँ क्या पूछा है? पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? अब पूछा क्या रहा है? पूछा जा रहा है आपसे कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था या कब बनी थी, उसका गठन कब हुआ था? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिएगा लॉर्ड रिपन, बी है लॉर्ड रफनी, सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी है लॉर्ड कर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। और इसका कार्यकाल कितना है? 1884 से लेकर के 1888, 1884 से लेकर के 1888 और 1885 में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हुआ था? गठन हुआ था, उसी समय बना था। और भी जैसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा आगे और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा। आगे देखिएगा, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए। पहले इसको नोट लगा लीजिएगा, ये तो 10वां बार पूछा गया है। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना नामक सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया है। देखिएगा फ्रांसीसी लुई, बी है मार्क टूली, सी है वेब मिलर और डी है फिलिप स्मैट। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वेब मिलर। अगला देखिए, मैं पूरा एकदम आसान और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पूरा हुबहू क्वेश्चन है। तो बस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और पूरा हिंदी का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग का भी करेंगे, जीएस जीके का भी हम लोग करते रहेंगे पूरा। तो घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बस वर्दी मिलेगा, एक बार ज़रूर आइएगा हमें मिठाई खिलाने के लिए। नंबर हमारा हो ही गया है, आपको व्हाट्सअप के इस पर करना है 95 40 58 85 87 पे क्या करना है, पीडीएफ के लिए मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं है, तो पूरा एकदम 100 पेज का माफ़ करिएगा, पूरा 100 क्वेश्चन का हम आपको पीडीएफ एकदम फ्रेश पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ये तो आपका हिस्ट्री का पीडीएफ रहेगा, बाकी आपका जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, हिंदी, करंट अफेयर्स, ये सब पीडीएफ, इंडियन इकोनॉमी, ये सब पीडीएफ हम आपको क्या कर देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप घर पे बैठ के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए देखिएगा लॉर्ड कर्जन थे, बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी है लॉर्ड वेबल और डी है लॉर्ड वेलिंगटन। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जलियांवाला बाग घटना हुई थी दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटना हुई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 से आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है?
ऑप्शन ए देखिएगा अर्थशास्त्र में, बी है इंडिका में, सी है मुद्रा राक्षस में और डी है ये सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी इस सभी में। देखिएगा अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौटिल्य चाणक्य के द्वारा, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा, मेगास्थनीज के द्वारा। और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त। क्लियर। तो आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का 49 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। ऑप्शन ए देखिएगा जॉन मार्शल ने, बी है रॉबर्ट सेबेल ने, सी है जेम्स प्रिंसेप ने और डी है कनिंघम ने। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा, तो 1837 में पढ़ा था, 1837 में। और सबसे पहले अशोक के शिलालेख को खोजा किसने, तो 1750 में किसने खोजा था, टी फैंथलर ने खोजा था। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हम लोग अर्धशतक पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद से शतक लगाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा हम लोगों को। देखिएगा अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। ऑप्शन ए देखिएगा अशोक का, बी है चंद्रगुप्त मौर्य का, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का और डी है समुद्रगुप्त का। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन कौन थे, कौटिल्य चाणक्य थे। और ऊपर आपको बताएं, और कौटिल्य चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र का रचना किया गया था। और ये कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। क्लियर। तो आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको कहने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग आते हैं, मैच करते हैं। देखिएगा जोनाथन डंकन ने क्या किया था, देखिएगा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, कलकत्ता मदरसा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, तो बनारस संस्कृत, माफ करिएगा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। इसका 4 हो जाएगा। रुकिए एक बार इसको अच्छा से करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है। देखिएगा जोनाथन डंकन ने क्या किया था, बनारस संस्कृत कॉलेज। ए में हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, 3 को ए से मैच करना है। विलियम जोन्स ने क्या किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसको हो जाएगा 2। वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, कलकत्ता मदरसा, यहाँ पे हो जाएगा 3। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया था, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। बस निवेदन है आप मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा हम आपको बता ही देते हैं। ए में हो जाएगा 2, ए में 2 यहाँ पे है। बी में हो जाएगा, देखिएगा बी में हो जाएगा 4, माफ़ करिएगा, बी में हो जाएगा आपका 1। ओहो सॉरी गलती हो रहा है, इसको हटाते हैं। देखिए ए में हो जाएगा आपका, ए में हो जाएगा 3, यहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिएगा 2 में हो जाएगा आपका 1, 2 में 1 यहाँ पे है, बाकी कहीं नहीं है। राइट आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। अगला देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए देखिएगा रमेश चंद्र दत्त, बी है दादा भाई नौरोजी, सी है महादेव गोविंद रनाडे और डी है 4 है यानी बाल गंगाधर तिलक। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था। ऑप्शन 1 है देखिएगा पाटलिपुत्र, बी है मगध, सी है श्रवण बेगोला नामक स्थान पर और डी है सारनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन या प्रथम धर्मोपदेश दिया गया था। किसको, 5 पंचभगी ब्राह्मणों को, भद्दी, वप, कौंडिन्य, आंजी और असंजी को। क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था। ये तो गोलू क्वेश्चन है, आप तो ऐसे उड़ा देंगे हवा में फूंक करके। बता देते हैं, कहीं हड़बड़ी में आप गलती कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54, चंद्रगुप्त, बी है अशोक, 3 है बिंदुसार और डी है दशरथ। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और अंतिम सम्राट अगर पूछ दे तब क्या करेंगे, तब तो एकदम टाइट फिश हो जाएंगे। नहीं,
आप हमारे स्टूडेंट हैं, बृहद्रथ याद रखिएगा अंतिम सम्राट है। और इसी बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो इसी बृहद्रथ की हत्या इसी का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने था। इसका अकाउंट एकदम क्लोज कर दिया, गर्दन उड़ा दिया, बस। उसके बाद से एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में शुंग वंश के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन 1 है श्रीगुप्त ने, 2 है कुमारगुप्त ने, 3 है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने और 4 है स्कंदगुप्त ने। तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी स्कंदगुप्त ने क्या किया था? जब भारत पर हूण आक्रमण हुए थे, बस भगा दिया था इन लोगों को, खदेड़ दिया था पूरा। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख दोस्तों हमें मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में, भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, 56 है क्वेश्चन नंबर। इनमें से किसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा आनंद मठ को, दूसरा है गोरा को, तीसरा है देवदास को और चौथा है गीता को। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ को। क्या कहा जाता है? बंगाल की बाइबल कहा जाता है। और आनंद मठ की रचना किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया था। याद रखना है। थोड़ा सा आप 30 सेकंड देंगे, थोड़ा गला सूख रहा है, थोड़ा सा 2 घूंट पानी पी लें। अब थोड़ा जान में जान आया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन 1 है आगरा में, दूसरा है काबुल में, तीसरा है लाहौर में और चौथा है फतेहपुर सीकरी में। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, यानी बाबर को दोस्तों काबुल में दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु हुई कहाँ पे थी? आगरा में हुई थी, लेकिन इसको काबुल में दफनाया गया था क्योंकि बाबरवा को ज़्यादा इच्छा था कि भैया हम मर जाएंगे तो हमें काबुल में तुम लोग दफना देना, जहाँ के हम हैं वहीं पे दफना देना ताकि हमारे आत्मा को शांति मिले। अब ये देखिएगा, राम बाग आगरा बाबर के द्वारा बनवाया गया है। ये राम बाग है, क्या है? राम बाग है। इसके चारों तरफ पेड़ पौधा है, यह आगरा में है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? ऑप्शन ए है जोनाथन डंकन ने। वही क्वेश्चन है, देखिए जो ऊपर हम लोग किए हैं, जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज वारेन हेस्टिंग कलकत्ता मदरसा, ये वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक लाइन में पूछा है, वहाँ पे 4 क्वेश्चन मिला करके एक क्वेश्चन बनाया था। तीसरा है विलियम जोन्स और चौथा है चार्ल्स क्रांट ने। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल की स्थापना की गई थी। कब? तो 1784 में। डेट याद हो जाए तो समझिए कि सोने पर सुहागा है आपको। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, बी है मीर कासिम, सी है मीर जाफर और डी है नजमुद्दौला। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन था? मीर जाफर था। बक्सर का जब लड़ाई हुआ था तो कौन था? मीर जाफर था। कहाँ का नवाब? बंगाल का नवाब। और मीर जाफर और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें मीर जाफर क्या हो गया बेचारा? पराजित हो गया था। और बक्सर की लड़ाई दोस्तों 1764 में हुई थी। कब? तो 1764 में हुई थी। डन। आ जाइए तब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में, बी है अगस्त 1946, सी है सितंबर 1946 और डी है अक्टूबर 1946। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सितंबर 1946 में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, बी है बारदोली कूच, सी है नमक सत्याग्रह और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी नमक सत्याग्रह है। नमक सत्याग्रह है, ठीक ना? नमक सत्याग्रह हुआ कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्लियर?
अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाल वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए देखिएगा धर्मपाल, देवपाल, गोपाल और रामपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। ओहो सॉरी सर, पाल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? गोपाल था। धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या किया था? स्थापना करवाया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं अभी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? ए है बम्बई में, बी है चंपारण में, सी है लखनऊ में और डी है वाराणसी में। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण वाराणसी में दिए थे। कब? तो फरवरी 1916 में। फरवरी 1916 में दिए थे। उसमें हो क्या रहा था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिए थे। क्लियर हो गया? अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता कौन था? ऊपर हम लोग कर चुके हैं, कहाँ का? लखनऊ का। अब पूछा जा रहा है कि आपसे इलाहाबाद का। ए है नाना साहब, बी है अजमुल्ला, सी है तात्या टोपे और डी है मौलवी लियाकत अली। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मौलवी लियाकत अली ने वहाँ का क्या किया था? नेतृत्व संभाला था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 65, जहांगीरकालीन, नोट लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलती ही होगा, सही होने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए कि कन्फ्यूजन टाइप का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, जहांगीरकालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल अस्र, पूछा क्या जा रहा है आपसे? नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन ए है दौलत को, बी है बिशन दास को, सी है मनोहर को और डी है मंसूर को। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी जहांगीर ने, मंसूर कौन था? जहांगीर का चित्रकार था, उसी को क्या किया था? नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी, ठीक ना। और नादिर उल जमा की उपाधि किसने दिया था? तो अबुल हसन को। नादिर उल जमा की उपाधि किसको दिया था? अबुल हसन को दिया था। ये दोनों याद रखिएगा, कहीं लिख भी लीजिएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में क्या किया? योगदान नहीं दिए थे भैया। ए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक जी, बी हैं इल्तुतमिश, सी है गयासुद्दीन तुगलक और डी है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, जब तक जहाँ जहाँ इसका फिगर मिलता है, जहाँ जहाँ चित्र मिलता है, उसको दिखा करके पढ़ाने में मज़ा बहुत आता है। थोड़ा सा इसको देखने से इतिहास एकदम क्लियर आंखों के सामने दिखता है। तो देखिएगा, पूछा जा रहा है कुतुब मीनार के निर्माण में कौन योगदान नहीं दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक क्या थे? इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अब देखिएगा कहानी, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार किसके स्मृति में बनाया गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। एक सूफी संत हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार की नींव डाली थी। लेकिन इसको पूरा नहीं करवा पाया था, तब तक इसका क्या हो गया? अकाउंट क्लोज हो गया, बेचारा मर गया। तो इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। अब देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ये प्राचीन में यानी वर्तमान में, माफ़ करिएगा, ये जब बना था, जब इल्तुतमिश ने बनवाया था, तो यह 4 मंजिला इमारत हुआ करती थी। कितना मंजिला? 4 मंजिला हुआ करती थी। लेकिन आगे जब चल करके क्या हुआ, इस पर जब बिजली गिर गया तो जो चौथा मंजिला आप देख रहे हैं क्या हो गया? ध्वस्त हो गया, टूट गया। उसके बाद से जो फिरोज शाह तुगलक है, ये कौन सा है? तुगलक शासक है। इसने क्या किया? जब चौथा मंजिला इसका टूट गया तो इसके जगह पे 2 छोटे छोटे मंजिल का और निर्माण करवा दिया था। यानी यह वर्तमान में कितना है? 5 मंजिला इमारत है। क्लियर? तो आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, 67 देखते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है रुद्रदामन प्रथम ने। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन ने क्या किया था? सुदर्शन झील का बिना बेगार के, यानी बिना रुपया पैसा, किसी अपने निजी कोष से इसका जीर्णोद्धार यानी क्या करवाया था? मरम्मत करवाया था। जब
ये टूट गया था, दरार पड़ गई थी इसमें, तो मरम्मत इसका अपने निजी कोष से करवाया था, किसी से पैसा न लिया, राजकोष से पैसा न लिया, अपने निजी कोष से करवाया। ठीक है, सबसे पहले जानिए सुदर्शन झील है कहाँ पे, तो सुदर्शन झील दोस्तों सौराष्ट्र में है, वर्तमान गुजरात में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, 2 नदियों पर बांध बना करके, स्वर्णसिक्ता और पालसी नदी पर का करके बांध बनवा करके। क्लियर। आगे चलकर इसमें दरार पड़ गई तो रुद्रदामन ने क्या करवाया, इसका मरम्मत करवा दिया। लो भैया मरम्मत करवाते हैं ताकि लोगों को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 68 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और राइट आंसर बताना है। देखिएगा अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल की रचना किए थे। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का हो जाएगा दोस्तों न्यू इंडिया, और महात्मा गांधी का यंग इंडिया। मैच कर दीजिएगा, राइट आंसर ला लीजिएगा मेरे भाई। गला दुख रहा है मेरा भी, मुंह बोलते बोलते सूख रहा है अब, लेकिन 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे तभी तो आपका एग्जाम निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज तुगलक, सी है सिकंदर लोडी और डी है शेर शाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने जनता की भलाई के लिए बहुत से महत्वपूर्ण काम किए थे, जिसमें फलों का भी गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या कहा था, महत्वपूर्ण उपाय किए थे। और फिरोज शाह तुगलक ने एक और महत्वपूर्ण काम किया था, लोगों को रोजगार दिलवाया था, लोगों को रोजगार दिलवाया था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से क्या कर दिया, पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी। ए है अजातशत्रु, बी है उदयन, सी है शिशुनाग और डी है घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों उदयन ने। उदयन ने क्या किया था, राजगिरी जब राजधानी थी तो वहाँ से हटा करके पाटलिपुत्र को कर दिया, यानी गंगा एवं सोन नदी के संगम पर। यहाँ पे कौन 2 नदियाँ रहती थी, गंगा और सोन नदी के संगम पर, यानी इनके दोनों के तट पर, इनके मिलन स्थान के जगह पे, मिलन स्थान के बगल में पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया था। उदयन या उदयभद्र कौन है, अजातशत्रु के पुत्र है, अपने पिता का अकाउंट क्लोज किया था और गद्दी पर बैठा था। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का अकाउंट क्लोज कर दिया। लो पिताजी आप बहुत समय शासन कर लिए, अब हटिए, बेटे को भी मौका दीजिए। तो अकाउंट क्लोज किया और गद्दी पर बैठा। राइट आंसर हो जाएगा उदयन या उदयभद्र। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71, मगध पर शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही कालक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए देखिएगा बृहद्रथ, बिंबिसार, शिशुनाग, बिंदुसार। बी है शिशुनाग, बिंबिसार, बृहद्रथ, बिंदुसार। सी है बृहद्रथ, बिंदुसार, शिशुनाग, बिंबिसार और डी है शिशुनाग, बिंदुसार, बृहद्रथ, बिंबिसार। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन हम फिर भी आपको करवा देते हैं। याद रखिएगा मगध पर शासन सबसे पहले कौन किया था, बृहद्रथ ने किया था। उसके बाद से बृहद्रथ ने किया था। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या मित्र, सबसे पहले किसने किया था, हाँ बृहद्रथ ने, ये जरासंध से संबंधित था। उसके बाद से बिंबिसार ने, हर्यक वंश का संस्थापक है। उसके बाद से देखिएगा शिशुनाग ने, शिशुनाग वंश का संस्थापक है। उसके बाद देखिएगा बिंदुसार ने, यह है बिंबिसार। इसी के दरबार में कौन रहता था, तो जीवक रहता था। जीवक इसका क्या था, राजवैद्य था, और राजवैद्य था और क्या किया था, गौतम बुद्ध का भी इलाज किया था। और ये बिंदुसार किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है, और यह शिशुनाग वंश से संबंधित है, और यह हर्यक वंश से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, अकबर ने दीन इलाही की घोषणा निम्न में से किस वर्ष की थी। डेट याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1582 में। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए है टॉमस मुनरो ने, बी है मार्टिन बर्ड ने, सी है कार्नवालिस ने और डी है लॉर्ड डलहौजी ने। तो क्वेश्चन नंबर 73 का, क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ किया था, टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, फुतुहात-उल-मुवाहिदीन। फुतुहात-उल-मुवाहिदीन क्या था, मूर्ति पूजा
के विरुद्ध लेख था, एक लेख जिसमें स्त्री शिक्षा को समर्थन दिया गया था, विधवा पुनर्विवाह संबंधी लेख, और डी है एक लेख जिसमें सती का निंदा की गई है। सबसे पहले देखिएगा फुतवात उल मुआहिदीनी किसकी रचना है, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की क्या है, रचना है। और इसमें क्या है, मूर्ति पूजा का क्या हुआ है, इसमें विरोध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले को, बी है गोपाल हरि देशमुख को, सी है राधाकांत देव को, और डी है दादा भाई नौरोजी को। तो क्वेश्चन नंबर 76 का 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77, ज्योतिबा फूले ने निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, बी है जाति विरोधी आंदोलन से, सी है किसान आंदोलन से, और डी है श्रमिक संघ आंदोलन से। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जाति विरोधी आंदोलन से कौन संबंध है, ज्योतिबा फूले का संबंध है। और ज्योतिबा फूले ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी याद रखिएगा, पूछा जाएगा गुलामगिरी के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे ज्योतिबा फूले जी हैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, बी है अमीर खुसरो, सी है मिर्जा गालिब, और डी है इकबाल। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माफ करिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्जा गालिब ने क्या किया था, देखा था 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, या एंशियंट से है, मौर्य काल से क्वेश्चन है। 13वां शिलालेख संबंधित है। ऑप्शन ए है युद्ध से, बी है मूर्तियों से, सी है धर्म से, और डी है राज्य से। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी किससे संबंधित है, युद्ध से संबंधित है। जब अशोक ने क्या किया था, कलिंग पर आक्रमण किया था, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन है भाई जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर, तो देखिएगा ऋषभनाथ, बी है महावीर स्वामी, सी है पार्श्वनाथ, और डी है अजितनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्श्वनाथ क्या है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर कौन है, पहले तीर्थंकर है ऋषभदेव या आदिनाथ। महावीर स्वामी कहाँ है, 24वें तीर्थंकर है। इतना याद रखना है, काम चल जाएगा। अगला देखेंगे, सन 1857 में विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए देखिएगा दिल्ली में, बी है मेरठ से, सी है कानपुर से, और डी है झांसी से। तो 1857 का विद्रोह दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। पहले बताए थे आपको पीछे कि जैसे क्वेश्चन आएगा अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आर.डी. बनर्जी, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों उनका राखल दास बनर्जी। दूसरा है दयाराम साहनी, साहनी लिखा है यहाँ पे, घबराइएगा नहीं, साहनी है। तीसरा है मैके, और चौथा क्या है, मार्टिमर व्हीलर। तो हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में करवाया गया था। हड़प्पा था कहाँ पे, तो हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर क्या था, स्थित था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाया गया था। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, सिंधु नदी के तट पर स्थित था। क्लियर, तो आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ। देखिएगा मोहम्मद शाह, बी है 2 है अकबर द्वितीय, 3 है बहादुर शाह प्रथम, और 4 है जहांदार शाह। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी बहादुर शाह प्रथम क्या था, औरंगजेब का जब अकाउंट क्लोज हो गया तो सत्ता के लिए क्या हो गया, संघर्ष हो गया। आपको पता ही होगा कि औरंगजेब मुस्लिम शरीयत के अनुसार मात्र 4 पत्नी रखता था, बच्चे भी इसके 7-8 जरूर होंगे। तो इन दोनों में क्या हो गया, सत्ता के लिए संघर्ष हो गया, जिसमें बहादुर शाह प्रथम मात्र उस समय 65 वर्ष का था, एकदम अल्प आयु का 65 वर्ष का था। बस लड़ा, किसी तरह से जीता, और उसके बाद से गद्दी पर बैठा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था। पहला है पानीपत, दूसरा है तराइन, तीसरा है चंदावर, और चौथा है थानेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
पूछा क्या जा रहा है, देखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था। तो देखिएगा तराइन के युद्ध में पहली बार पराजित किया था। आपके जानकारी के लिए बता दें 2 युद्ध हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। तराइन का 2 युद्ध हुआ था। पहली बार युद्ध में क्या हुआ था, यहाँ पे डेट भी लिख देते हैं 1191 1192। तराइन का यहाँ पे पहली बार युद्ध हुआ। तो इस तराइन के पहले युद्ध में क्या किए, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किए, पृथ्वीराज चौहान जी हमारे भाई साहब क्या किए, मोहम्मद गोरी का क्या कर दिए, अकाउंट क्लोज कर दिए। और दूसरी बार 1192 में युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया, अकाउंट क्लोज कर दिया, बस, यानी पराजित कर दिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन ए है CR दास, पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों CR दास, पूरा नाम इनको हो जाएगा चित्तरंजन दास। दूसरा है BG तिलक, पूरा नाम हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कुषाण शासकों में किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का का प्रचलन किया। ऑप्शन ए है भीम कटफिसस, दूसरा है कुजुल कटफिसस, तीसरा है हुबिस्क और चौथा है कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी भीम कटफिसस कुषाण शासकों में पहला शासक है जिसने क्या किया था, स्वर्ण सिक्कों का ज़्यादा मात्रा में प्रचलन में लाया था। आप कमेंट जरूर करके बताइएगा, इतना सारा मेहनत आपके लिए किया जा रहा है तो बस आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और शेयर करके हमें ज़रूर बताइए कि बस यह वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी आपके लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86 है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। ऑप्शन 1 है फाहियान, दूसरा है वेनसांग, तीसरा है हरसेन और चौथा है भास। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी हरसेन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति के क्या हैं, लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 88 थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई नहीं, मज़ा तो आता है टफ क्वेश्चन में। मज़ा क्या आता है, रिस्क लेने में ही मज़ा आता है, रिस्क नहीं लेंगे तो फिर इश्क नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कथन दिया है, ए बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था। आर है तुर्की मुगल दरबार की क्या थी, राजभाषा थी। नीचे दिया गया कूट ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है आर गलत है, चौथा है ए गलत है आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है, ये सही है और आर जो कारण है वो गलत है। बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था, लेकिन तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, राजभाषा इन लोग क्या थी, फारसी थी। राजभाषा दरबार में लोग क्या बोलते थे, फारसी में बात करते थे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। बलबन के शासनकाल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने क्या किया था, आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि, कौन सी तिथि निश्चित की थी। याद रखिएगा 26 जनवरी 1930। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। SN बनर्जी, GK गोखले, पूरा नाम हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है फिरोज शाह मेहता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैधानिक अनुमति कब मिली थी। सीधे सीधे डेट आपको बता देते हैं, याद रखिएगा 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1856 में। उसमें कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पानीपत का तृतीय युद्ध निम्न में से किस तिथि को लड़ा गया था। पहला है 13 जनवरी 1760, दूसरा है यानी बी है 14 जनवरी 1761, सी है 28 अप्रैल 1762 और डी है 25 मार्च 1763। तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों
14 जनवरी 1761 को क्या हुआ था? 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। किसके किसके मत? अहमद शाह अब्दाली। आपसे पूछ लिया जाएगा, डेट बता के निकल जाते लेकिन नहीं, पूछ लिया जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे, और अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया था? विजयी हो गया था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 94। किस सूफी संत को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है? ए है शेख हमीमुद्दीन नागौरी को, बी है शेख अहमद सरहिंदी को, सी है शेख निजामुद्दीन औलिया को, और डी है बाबा फरीद को। तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। और महबूब इलाही का अर्थ होता है दोस्तों ईश्वर का प्यारा, ईश्वर का प्यारा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए देखिएगा रामानुजाचार्य को, बी है शंकराचार्य को, सी है कुमारिल भट्ट को, और डी है चैतन्य को। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी शंकराचार्य को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 96। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? ए है अमीर खुसरो, बी है चंद्रबरदाई, सी है बिहारी, और डी है भूषण। तो क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। हम लोग निपटा दिए 100 क्वेश्चन। अब अगले 100 क्वेश्चन का इंतजार हम लोग करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का, ताकि मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन करने में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 है, हर्षवर्धन ने कौन सी किताब नहीं लिखी? वाह, वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन ने कौन सी किताब पूछा क्या जा रहा है? नहीं लिखा है। देखिएगा प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद और कादम्बरी। तो देखिएगा प्रियदर्शिका भी लिखा है, रत्नावली भी लिखा है, नागानंद भी लिखा है, बस कादम्बरी नहीं लिखा है। कादम्बरी किसने लिखा है? वाण भट्ट ने लिखा है। बाकी ये तीनों क्या है? नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों क्या हैं? नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, हर्षवर्धन किस चालुक्य शासक से पराजित हो गया था? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है पुलकेशिन द्वितीय, बी है विक्रमादित्य प्रथम, सी है विक्रमादित्य द्वितीय, और डी है कीर्तिवर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया था? हर्षवर्धन को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ऊपर हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लिए हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाहियान के विषय में। तो फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और हर्षवर्धन की रचना की हम लोग बात किए थे जिसका नाम है सिजुकी, और फाहियान ने भी एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है फोक्यूकी। हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद से छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है अशोक मौर्य ने, बी है कुमारगुप्त ने, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और डी है हर्षवर्धन ने। तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त है कौन? तो कुमारगुप्त दोस्तों एक गुप्त शासक है। तो कैसे लगा आज का हमारा 100 क्वेश्चन इतिहास का मैराथन, कैसा लगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपको और आपके दोस्त को हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत ना आए। कमेंट करना एकदम लाजमी है, कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ, टॉप 100 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।